पिछली क्लास में हमने तटस्थ वक्र विश्लेषण शुरू किया था और तटस्थ वक्र क्या है पहले तो इसका अर्थ देखा था। तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताता है जिन पर संतुष्टि का स्तर समान रहता है। हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी देखा था बहुत कुछ। ये मैंने आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन समझाया था, लेकिन तटस्थ वक्र ये है इंडिफरेंस कर्व। तो दो वस्तुओं के संयोग y और x वस्तुओं का संयोग क्या है? a b c d e। ये दो वस्तुओं के संयोग है। इन सब बिंदुओं पर a b c d e इन सब पर संतुष्टि का स्तर समान रहता है। तो तटस्थ वक्र की परिभाषा हो गई, तटस्थ वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताता है जिसमें संतुष्टि का स्तर समान रहता है। अब हम तटस्थ वक्र कैसे बनाएं? तटस्थ वक्र बनाने के लिए हमको तटस्थ अनुसूची की जरूरत होती है। मैंने लास्ट क्लास में आपको तटस्थ अनुसूची बताई थी और उसी के आधार पर ये डायग्राम बनाया है कि एक x अगर वो खरीदता है तो वो 20y खरीदेगा, 2x खरीदता है तो उसने 2x पर उसने 12y इस्तेमाल किया है, 3x पर उसने 7y इस्तेमाल किया है, 4x पर उसने 4y इस्तेमाल किया है और 5x पर उसने 3y इस्तेमाल किया है। सब पर संतुष्टि का स्तर z के बराबर होता है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में तटस्थ अनुसूची में बताया था। फिर हमने देखा था कि एक तटस्थ अनुसूची से जो हमने तटस्थ वक्र बनाया है, इसी के आधार पर हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को भी मालूम करते हैं। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? Marginal rate of substitution of x for y is equal to delta y upon delta x sin माइनस का होगा। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है x की एक अतिरिक्त इकाई का इस्तेमाल करने पर y का जो त्याग किया जाता है वो सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहलाता है। मीनिंग मैं आपको बता चुकी थी, x की एक अतिरिक्त इकाई के लिए y का किया जाने वाला त्याग सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहलाता है। और क्योंकि त्याग y की मात्रा कम होती है इसलिए इसका साइन माइनस होता है, यानी सीमांत प्रतिस्थापन की दर ऋणात्मक होती है। फिर मैंने आपको बताया था घटती हुई सीमांत उत्पादकता। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन घटता हुआ कैसे होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो हो गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये घटता हुआ कैसे होता है कि x की एक अतिरिक्त बढ़ाई, तो हमने y का त्याग कितनी यूनिट किया? 8 यूनिट, यानी 20y से हमारा 12y रह गया, तो हमने 8 यूनिट y छोड़ी। फिर हमने x की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाई, तो हमने y की जो इकाई छोड़ी वो 5 ही छोड़ी, यानी एक अतिरिक्त समान इकाई के लिए y को हम कम त्याग करते जा रहे हैं। फिर हमने 3 इकाई छोड़ी, फिर हमने 1 इकाई छोड़ी, यानी x की मात्रा बढ़ाने पर y का त्याग अपेक्षाकृत कम होता जाता है। यही घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर है। ये आपको मैंने इस ट्रायंगल से बताया था। ये देखो, ये घटता हुआ है ना, वो बड़ा है, फिर ये छोटा हो गया, फिर ये और छोटा हो गया, और इसको इस तरीके से समझाया था आपको मैंने कि A पॉइंट पे सीमांत प्रतिस्थापन की दर ये है, B पॉइंट पे सीमांत प्रतिस्थापन की दर ये है, C पॉइंट पे सीमांत प्रतिस्थापन की, इसी तरह D पॉइंट पर सीमांत प्रतिस्थापन की दर हम डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स से निकाल सकते हैं। और ये सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटती हुई होती है। ये मैंने आपको इससे दिखाया, A1 इज ग्रेटर देन BB1 इज ग्रेटर देन CC1 इज ग्रेटर देन D1। तो ये घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन की दर है। अगला सीमांत प्रतिस्थापन की दर को हम और क्लियर करेंगे, जो कि मैंने आपको एक डायग्राम देके, एक एग्जाम्पल देके भी समझाया था, और उस आधार पर हमने देखा था कि किस तरह x की एक अतिरिक्त इकाई को बढ़ाने पर y का त्याग हम तुलनात्मक रूप से कम करेंगे। आप जितने भी एग्जाम्पल लोगे उसमें इसी तरह का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा कि जैसे आप x को बढ़ाओगे तो आपको y का त्याग कम करना पड़ेगा।
कम होता चला जाएगा। तो ये घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, घटती हुई। अगला टॉपिक है आपका तटस्थ वक्र विश्लेषण की विशेषताएं। तो वक्र के आधार पर ही हम उसकी विशेषताएं देख सकते हैं। इंडिफरेंस कर्व की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। आपके सामने अगर इंडिफरेंस कर्व बना हुआ है, y वस्तु, x वस्तु, अगर आपके पास इंडिफरेंस कर्व बना हुआ है तो आप उसके आधार पर इसकी विशेषताएं बता सकते हो। क्या पहली विशेषता क्या है? इंडिफरेंस कर्व का ढाल ऋणात्मक होता है। इंडिफरेंस कर्व का ढाल ऋणात्मक होता है। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था ऋणात्मक ढाल इस तरह का होता है। धनात्मक ढाल कैसा होता है? ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ है। ऋणात्मक ढाल में क्या होता है? एक वस्तु की मात्रा बढ़ाओ तो दूसरी की घटती जाती है। धनात्मक ढाल में दोनों वस्तुओं की मात्राएं बढ़ रही है। आप देखो y इतना है, x इतना है, y बढ़ गया तो x भी बढ़ गया, y और बढ़ा तो x बढ़ गया। और ऋणात्मक ढाल में क्या है? x तो बढ़ रहा है, y कम होता जा रहा है। इस बिंदु पर मान लीजिए आपने ये लिया, तो इस बिंदु पर आपका y कम हो गया, इस पर और कम हो गया, तो ये ऋणात्मक ढाल है। तो तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। इसको हम कैसे स्पष्ट करेंगे कि अगर हम x की एक समान इकाई में वृद्धि करते हैं तो y की मात्रा तुलनात्मक रूप से कम होती जाएगी, y कम होता जाएगा, तभी इसका तटस्थ वक्र का ढाल नीचे की तरफ गिरता होगा या ऋणात्मक होगा। तो क्यों x वस्तु की मात्रा बढ़ाने पर y कम करना पड़ेगा? क्योंकि हम ये जानते हैं कि ऐसी स्थिति में संतुष्टि का स्तर भी समान रहेगा। एक तटस्थ वक्र में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, उसके सारे बिंदुओं पर संतुष्टि का स्तर समान रहता है। और अगर संतुष्टि का स्तर समान रखना है तो एक की मात्रा बढ़ाओगे तो दूसरे की मात्रा घटानी पड़ेगी। इसलिए तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। हम कहते हैं कि अगर ढाल ऋणात्मक नहीं हो तो और क्या क्या कंडीशन हो सकती है? तटस्थ वक्र का ढाल धनात्मक हो सकता है, ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ हो सकता है। अगर तटस्थ वक्र का ढाल धनात्मक होता है तो ऐसी स्थिति में दोनों वस्तुओं की मात्रा बढ़ रही है, और ऐसी स्थिति में जो तटस्थ वक्र की विशेषता है, तटस्थ वक्र का जो अर्थ है कि एक तटस्थ वक्र पर संतुष्टि का स्तर समान रहता है, ऐसी स्थिति में संतुष्टि का स्तर समान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि दोनों वस्तुओं की मात्रा बढ़ रही है तो संतुष्टि तो बढ़ेगी, x भी बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है, तो उपभोक्ता को तो ज्यादा संतुष्टि मिलेगी। जब x बढ़ रहा है और y घट रहा है तभी संतुष्टि का स्तर समान रहेगा। तो तटस्थ वक्र का ढाल अगर ऋणात्मक नहीं है तो और क्या स्थिति हो सकती है? धनात्मक। तो ये धनात्मक स्थिति इंडिफरेंस कर्व के संदर्भ में लागू नहीं होती। और कैसा हो सकता है तटस्थ वक्र का ढाल? धनात्मक या हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस के समानांतर। ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं, एक्स वस्तु वाई वस्तु। हम ये कहते हैं कि तटस्थ वक्र का ढाल अगर ऐसा है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? कॉम्बिनेशन ए की तुलना में कॉम्बिनेशन बी पर उपभोक्ता को संतुष्टि ज्यादा मिलेगी, और अगर संतुष्टि ज्यादा मिलती है तो तटस्थ वक्र की विशेषता नहीं है। क्षैतिजीय ढाल, क्षैतिजीय ढाल हॉरिजॉन्टल, तो ये भी तटस्थ वक्र की विशेषता नहीं है। और अगर तटस्थ वक्र का ढाल वर्टिकल टू एक्स एक्सिस हो, यहाँ पे एक्स वस्तु की मात्रा बढ़ रही है इसलिए संतुष्टि बढ़ रही है। अगर तटस्थ वक्र का ढाल
वर्टिकल टू एक्स एक्सिस हो तो इसके भी ए कॉम्बिनेशन की तुलना में बी कॉम्बिनेशन पर उपभोक्ता का संतुष्टि का स्तर ज्यादा होगा, क्योंकि ए पर तो ओ एक्स ओ वाई, उपभोक्ता वाई की तो ओ वाई मात्रा कर रहा है, यहाँ ओ एक्स कर रहा है, और बी बिंदु पर उपभोक्ता को वाई की मात्रा बढ़ी हुई मिल रही है, एक्स भले वही है। सेम यहाँ पे भी है, और यहाँ पे तो और भी बिल्कुल भिन्न स्थिति है, एक्स, x1, x2, y, y1, y2। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, हम ये कहते हैं कि तटस्थता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। अगर ऋणात्मक नहीं होता है तो और क्या क्या स्थितियां हो सकती है, तटस्थता वक्र का ढाल धनात्मक हो सकता है। अगर धनात्मक हो तो ऐसी स्थिति में तटस्थता वक्र की विशेषता इस पर लागू नहीं होगी, क्योंकि इसके विभिन्न कॉम्बिनेशन पर उपभोक्ता को जो संतुष्टि मिल रही है, उपभोक्ता को जो सेटिस्फैक्शन है वो बढ़ रहा है, जबकि हम कहते हैं कि इसके विभिन्न बिंदुओं पर संतुष्टि का स्तर समान रहना चाहिए। अगर ये लंबाकार ढाल है तटस्थता वक्र का, इस डायग्राम में लंबाकार ढाल है, अगर लंबाकार ढाल है तो ऐसी स्थिति में भी ए कॉम्बिनेशन की तुलना में बी कॉम्बिनेशन को उपभोक्ता को ज्यादा संतुष्टि मिल रही है, क्योंकि ए कॉम्बिनेशन पर अगर उसको ओ एक्स एक्स वस्तु की मात्रा मिल रही है और ओ वाई वाई की मिल रही है, तो बी बिंदु पर उसको एक्स की तो ओ एक्स मात्रा ही मिल रही है, लेकिन वाई की ओ वाई वन मात्रा मिल रही है। यानी ऐसी स्थिति में बी पर उसको वाई ज्यादा मिल रहा है तो संतुष्टि ज्यादा है। इसी तरह यहाँ पर भी ए पर एक्स स्थिर है, ओ एक्स है, वाई ओ वाई वन है, बी पर वाई स्थिर है उतना ही है, लेकिन एक्स बढ़ गया है, तो ऐसी स्थिति में संतुष्टि बढ़ जाएगी। तो ये जो डायग्राम 1 है वही तटस्थता वक्र है, डायग्राम 2, डायग्राम 3, डायग्राम 4 ये तटस्थता वक्र नहीं है, क्योंकि इन सब बिंदुओं पर, इन सब डायग्राम्स में 2, 3 और 4, इन तीनों डायग्राम्स में उपभोक्ता का संतुष्टि का स्तर ए बिंदु की तुलना में बी बिंदु पर अधिक है, जो कि हम कहते हैं कि तटस्थ वक्र पर संतुष्टि का स्तर समान रहना चाहिए। तो तटस्थ वक्र की विशेषता क्या हो गई? तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होगा। तटस्थ वक्र का ढाल ना तो हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होगा, ना वर्टिकल टू एक्स एक्सिस होगा, ना पॉजिटिव होगा, ना धनात्मक ढाल होगा, ना लंबाकार होगा, ना क्षैतिजीय होगा, ऋणात्मक ढाल होगा, नेगेटिव। तो अगर चीज समझ में आई हो तो आप चारों डायग्राम एक साथ बनाओ। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि इस तरह से स्थिति होनी चाहिए, पर चारों डायग्राम एक तरह कैसे बनेंगे। चारों डायग्राम्स में हम ये बताएंगे कि तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, ये इसकी विशेषता है। ठीक है, ये ऋणात्मक ढाल। अगर ऋणात्मक नहीं है तो तीन स्थितियां हैं। पहली स्थिति है धनात्मक ढाल, जिसमें ए और बी दोनों बिंदुओं पर ए की तुलना में बी बिंदु पर उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि मिल रही है, इसलिए ये इंडिफरेंस कर्व नहीं हो सकता। फिर डायग्राम 1, डायग्राम 2, डायग्राम 3 जो है वो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे भी वही स्थिति है, ए की तुलना में बी पर ज्यादा संतुष्टि मिल रही है, इसलिए ये भी तटस्थ वक्र नहीं हो सकता। और वर्टिकल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ए बिंदु की तुलना में बी पर ज्यादा संतुष्टि मिल रही है। तो मेरा ख्याल है क्लियर है। ज्यादा संतुष्टि क्यों मिल रही है एक बार और देख लो, क्योंकि ओ जैसे ए बिंदु पर है तो वो ओ एक्स खरीद रहा है और ओ वाई खरीद रहा है। बी बिंदु पर एक्स भी बढ़ गया और वाई भी बढ़ गया, तो संतुष्टि तो बढ़ जाएगी ना। इसलिए
इनडिफरेंस कर्व ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है इनडिफरेंस कर्व पर उसके हर बिंदु पर, हर कॉम्बिनेशन पर संतुष्टि का स्तर समान रहता है। इसी तरह ए और बी की तुलना करें तो यहाँ पे भी बी की संतुष्टि बढ़ गई, यहाँ पे भी संतुष्टि बढ़ गई है क्योंकि एक्स की मात्रा बढ़ गई। अगर और शॉर्ट में लिखो तो यहाँ इस पे डायग्राम 2 में आप लिख सकते हो, एक्स व वाई दोनों बढ़े, संतुष्टि का स्तर बढ़ा। डायग्राम 3 में क्या लिखोगे? डायग्राम 3 में लिखोगे x की मात्रा बी बिंदु पर स्थिति है ना, बी बिंदु पर स्थिति दूसरे डायग्राम में, और इसमें भी x की मात्रा बी बिंदु पर बढ़ी, और डायग्राम 2, 3 और 4 में y की मात्रा बढ़ी, यानी संतुष्टि बढ़ी। इन सब पर संतुष्टि बढ़ी तो हम कहेंगे एक तटस्थ वक्र पर संतुष्टि का स्तर समान रहता है, इसलिए इसका ढाल ऋणात्मक होता है। ओके, बाकी हम कल पढ़ेंगे।